डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। इससे पहले आपने स्लाइडिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी के बारे में हमने चर्चा की थी। और उस थ्योरी के अंतर्गत जो एक्टिन फिलामेंट है वो मायोसिन फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करते हैं, अर्थात एच जोन की तरफ। जेड लाइन से बंधे हुए जो थिन फिलामेंट है, एक्टिन फिलामेंट, वो थिक फिलामेंट के ऊपर अर्थात एच जोन की ओर स्लाइड करते हैं, खींचते हैं, स्ट्रेच होते हैं। तो वो स्लाइडिंग मूवमेंट थ्योरी। और आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसमें आप देखिए कि डायग्राम नंबर 1 है, इसके अंदर देखिए एक्टिन फिलामेंट है, दूसरा जो है दूसरे कलर में दिखाए मायोसिन फिलामेंट है। मायोसिन, इससे पहले आपको मैं बता चुका हूँ, मायोसिन के दो भाग होते हैं, एक टेल और एक हेड। जो टेल है उसके अंदर दो पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, जबकि हेड के अंदर 4 लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। तो एक्चुअली जो हेड है वो क्या है, ये है क्रॉस ब्रिजेज। ये जो पार्ट है इसका मायोसिन का, ये एक्चुअली हेड है, ये क्रॉस ब्रिजेज है। ये क्रॉस ब्रिजेज इस एक्टिन के साथ रासायनिक बंध बनाएगा। रासायनिक बंध बनाने के बाद कॉन्ट्रैक्शन की जो प्रोसेस है वो शुरू होगी, उसकी शुरुआत होगी। तो डायग्राम 1 के अंदर आप देखिए, ऊपर ये एक्टिन फिलामेंट है, ये मायोसिन फिलामेंट है। मायोसिन फिलामेंट का ये जो सीबी है, ये क्रॉस ब्रिजेज है। क्रॉस ब्रिजेज का अंतिम सिरा हमेशा नेगेटिव चार्ज से चार्ज होता है, क्योंकि वहां पर एक एटीपी मॉलिक्यूल जुड़ा रहता है। जबकि क्रॉस ब्रिजेज के आधार पर, बेस पर, यहाँ पर एटीपीएज एंजाइम, जो कि एटीपी को एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉर्म में तोड़ेगा, अर्थात इसका हाइड्रोलाइसिस करेगा इसका। तो सामान्य अवस्था में, सामान्य अवस्था का अर्थ यहाँ पर ये है कि जब कोई भी एनआई या नर्व इम्पल्स मसल्स तक नहीं आया है, मसल्स तक नहीं पहुंचा है, तो एनआई नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, रेस्टिंग स्टेज होगी। एनआई नहीं पहुंचेगा तो कैल्शियम आयन एसआर से नहीं आएंगे। कैल्शियम आयन अगर नहीं आएंगे तो क्या होगा कि जो ट्रोपोमायोसिन के द्वारा जो बाइंडिंग साइट है मायोसिन की एक्टिन के साथ, उस बाइंडिंग साइट को ट्रोपोमायोसिन ब्लॉक करके रखती है, ढक के रखती है, जब तक कि कैल्शियम आयन नहीं आ जाते। तो सामान्य अवस्था में क्रॉस ब्रिजेज जो है वो सीधी खड़ी हुई अवस्था में रहता है। उसका कारण ये है कि उसका ऊपरी सिरा नेगेटिव चार्ज से चार्ज है और निचला जो सिरा है वो नेगेटिव चार्ज से चार्ज है। इसलिए जब दो चार्ज सेम होंगे, आपको पता होगा, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपल्सन करते हैं, रिपल्टेट करते हैं। अगर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है तो उसको अट्रैक्ट करते हैं चार्ज। तो इस कारण से सामान्य अवस्था में जब तक कि कैल्शियम आयन यहाँ पर नहीं आएंगे, पिक्चर में नहीं आएंगे, तब तक ये जो क्रॉस ब्रिजेज है सीबी है मायोसिन का, ये इस अवस्था में, खड़ी हुई अवस्था में मिलेगा। यहाँ पर आप देखिए एडीपी नेगेटिव, एडीपी नेगेटिव, एडीपी नेगेटिव, ये क्या है, क्योंकि जब इससे पहले जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ था मसल्स में, तो उस समय एटीपी का हाइड्रोलाइसिस हुआ था और उसे एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बना था। तो ये एडीपी मॉलिक्यूल एक्टिन से जुड़ी हुई अवस्था में है, तो ये एडीपी मॉलिक्यूल वो है, अर्थात एडीपी मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये है कि इन 3 स्थानों पर ये जो क्रॉस ब्रिजेज है मायोसिन जो है वो किसने रासायनिक बंध बनाया है, पहले यहाँ बनाया था, फिर यहाँ बनाया, फिर यहाँ बनाया। तो एक्टिन जो फिलामेंट है, इसको मायोसिन के द्वारा लेफ्ट साइड, जो मैंने तीन का निशान लगा रखा है, लेफ्ट साइड में खींचती है, अर्थात एच जोन की ओर खींचेगी। अब देखिए इसमें लिखा हुआ, मैंने लिखा नीचे, नो बॉन्डिंग इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड स्ट्रेट मायोसिन हेड with negative charge causes electrostatic repulsion from the negative ADP of actin। इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो कोई आपस में संबंध नहीं होगा, बॉन्ड नहीं बनेगा। जबकि इसकी स्ट्रेट अवस्था, इसकी खड़ी अवस्था जो है क्रॉस ब्रिजेज की, उसका कारण है बेस पर नेगेटिव चार्ज, हेड पर नेगेटिव चार्ज, इसलिए दोनों चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। जैसे ही एनआई आता है, नर्व इम्पल्स आता है, तो नर्व इम्पल्स आने के बाद एसआर से कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं और वो कैल्शियम आयन आकर
जो प्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स है, इससे पहले मैंने बताया था आपको, प्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स के अंदर आकर वो बाइंड होता है किससे, प्रोपोनिन से। प्रोपोनिन से जैसे ही बाइंड होगा तो बाइंड होने के बाद प्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन की जो स्वरूपीय संरचना है उसमें परिवर्तन आएगा, अर्थात ट्रोपोमायोसिन जो बाइंडिंग साइट है मायोसिन और एक्टिन की वो खुल जाएगी, कैल्शियम आयन आते ही वो खुल जाएगी। अब आप यहाँ पर देखिए, जैसे ही कैल्शियम आयन आए तो एटीपी नेगेटिव चार्ज है, कैल्शियम आयन पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा कैल्शियम आयन आने की वजह से, जबकि मायोसिन का जो शीर्ष भाग है वो एटीपी यहाँ पर है तो नेगेटिव चार्ज है ये, और कैल्शियम आयन आते ही क्या होगा कि एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट का जो शीर्ष है या क्रॉस ब्रिजेज है उसके बीच में रासायनिक बॉन्ड बनेगा, केमिकल बॉन्डिंग होगी। इसमें देखिए आप इलेक्ट्रिकल डीपोलराइजेशन ड्यू टू कैल्शियम आयन रिलीज विद साइटोप्लाज्म। जैसे ही डीपोलराइजेशन का मतलब ये है कि पोलराइज्ड कंडीशन किसी भी सेल की वो होती है जिस समय उस सेल की पीएम पर किसी प्रकार का उद्दीपन नहीं गुजर रहा होता, अर्थात रेस्टिंग स्टेज होती है वो सेल की, और पीएम की कोई भी अगर सेल ऑर्गेनल है उसके अंदर ये अगर कोई एनआई नर्व इम्पल्स नहीं है तो वो अवस्था कहलाती है पोलराइज्ड, अर्थात रेस्टिंग स्टेज है। ठीक है, डीपोलराइजेशन या डीपोलराइज का मतलब ये है कि उस समय उस पीएम या एसएम या सार्कोलेमा उससे एनआई या नर्व इम्पल्स गुजर रहा है, नर्व इम्पल्स गुजर रहा है, उसकी वजह से कैल्शियम आयन एसआर से आए और यहाँ तक पहुंचे। इस स्थिति को कहते हैं डीपोलराइजेशन। तो डीपोलराइजेशन के कारण कैल्शियम आयन आए और उन्होंने इस एक्टिन और मायोसिन का जो शीर्ष है क्रॉस ब्रिजेज है उसके बीच में रासायनिक बॉन्ड बना लिया। जैसे ही मैं बात कर रहा था, जैसे ही डीपोलराइजेशन की वेव आएगी तो एसआर से कैल्शियम आयन आएंगे, वो कैल्शियम आयन इन एक्टिन और मायोसिन के बीच में रासायनिक बॉन्ड बनाएंगे, रासायनिक बंधन बनाएंगे, क्योंकि एटीपी नेगेटिव चार्ज से चार्ज है, एटीपी नेगेटिव चार्ज से चार्ज है, जबकि कैल्शियम पॉजिटिव चार्ज से चार्ज होता है। तो क्या होगा, थर्ड स्टेज के अंदर आप देखिए कि जो एक्टिन जो फिलामेंट है वो एक्टिन फिलामेंट नीचे की ओर, उसकी स्थिति पहले ये थी, उसकी स्थिति ये थी, उससे इतना नीचे आ गई है। उसका कारण आप ये देखिए यहाँ पर जो क्रॉस ब्रिजेज का ये जो पार्ट है ये श्रिंक हो गया है। श्रिंक क्यों हुआ उसका कारण है, क्योंकि आप इस डायग्राम में पहले देखिए, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज से चार्ज है और यहाँ पर क्योंकि कैल्शियम आयन आ गया तो उसकी वजह से क्या हुआ, इसके बेस पर नेगेटिव चार्ज आयन और इसके शीर्ष पर पॉजिटिव चार्ज आयन। तो दो तरह के आयन नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जब आयन आएंगे तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो उस आकर्षण की वजह से ये जो क्रॉस ब्रिजेज का ये जो पार्ट है, आप इस डायग्राम में तीसरी स्टेज में देखिए ये छोटा हो गया है, श्रिंक हो गया है, अर्थात इसके सिरे पर जो एटीपी थी, यहाँ पर एटीपी है, ये जो एटीपी है यहाँ देखिए यहाँ आ गई है एटीपी, तो इस एक्टिन जो फिलामेंट है वो नीचे और लेफ्ट साइड इधर मूव करेगा। ये श्रिंक क्यों हुआ, टिल्ट क्यों हुआ, उसका कारण क्या है, इसके शीर्ष पर कैल्शियम आयनों की वजह से पॉजिटिव चार्ज आयन की स्थापना होने के कारण, और चूंकि मायोसिन के क्रॉस ब्रिजेज के आधार भाग पर एटीपीएज एंजाइम होता है जो नेगेटिव चार्ज से चार्ज होता है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों आपस में एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, जिससे ये क्रॉस ब्रिजेज जो है वो छोटा हो गया है। छोटा होगा तो चूंकि अभी तक इस एक्टिन के साथ रासायनिक बंध बना हुआ है तो इस एक्टिन जो फिलामेंट है इसको नीचे की तरफ ये आ गया है नीचे, और इधर लेफ्ट साइड में मूव करेगा। आप देखिए यहाँ पर आते ही टेंशन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, रासायनिक बंध बना जिसकी वजह से तनाव उत्पन्न हुआ, कॉन्ट्रैक्शन बाय ब्रेकिंग दिस क्रॉस ब्रिजेज टुवर्ड्स मायोसिन।
कॉन्ट्रैक्शन क्यों हुआ? पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को वो आकर्षित करेंगे, इसलिए जब नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो साथ ही एक्टिन फिलामेंट भी नीचे आया और आगे की तरफ आया। ठीक है, अब इसके बाद एटीपीएज एक्टिन। एटीपीएज जो एंजाइम उसका क्या काम है? थर्ड स्टेज में आप देखिए एक्टिन, एडीपी, कैल्शियम आयन और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहाँ से आया? वो यहाँ पर आया। यहाँ पर देखिए डायग्राम 3 में आपने एटीपी यहाँ आ गई है, ये सिकुड़ने से क्रॉस ब्रिजेज सिकुड़ने से एटीपी यहाँ आ गई। यहाँ आते ही पहले से तैयार एटीपीएज एंजाइम, वो एटीपीएज एंजाइम इस एटीपी को एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में तोड़ देगा। जैसे ही ये प्रोसेस पूरी होती है, जिस उसके कारण क्या होगा कि क्रॉस ब्रिजेज के आधार पर नेगेटिव चार्ज एटीपीएज के कारण और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एडीपी, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा? ब्रेकिंग ऑफ फॉस्फेट बॉन्ड फ्रॉम मायोसिन हेड ड्यू टू एटीपीएज इन द विसिनिटी ऑफ एडीपी। अब ये जो रासायनिक बॉन्ड है ये कब टूटेगा? कब टूटेगा? जब जैसे ही एटीपीएज एंजाइम के द्वारा एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होगा, अर्थात एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का निर्माण होगा। जैसे ही एडीपी का निर्माण होता है, वैसे ही ये जो रासायनिक बंध है एक्टिन और मायोसिन के बीच वो टूट जाता है। टूटने के बाद आप देखिए इसमें क्या होगा कि पुनः आप देखिए डायग्राम 5 के अंदर जो क्रॉस ब्रिजेज है उस वहाँ पर नेगेटिव चार्ज एटीपीएज और पुनः एटीपी मॉलिक्यूल दूसरा आया, क्योंकि प्रत्येक एक क्रॉस ब्रिजेज का एक्टिन के साथ केमिकल बॉन्ड बनता है, तो प्रत्येक केमिकल बॉन्ड बनने में एक एटीपी मॉलिक्यूल काम में आता है। तो वो पहले वाला एटीपी मॉलिक्यूल यहाँ काम में आ गया। अब क्या होगा? दोबारा जब क्रॉस ब्रिजेज पूरा बनेगा तो वो जो बाइंडिंग साइट होगी वो पहले से दूसरे स्थान पर होगी, एक्टिन के दूसरे स्थान पर वो बाइंड होगी। आप इसमें देखिए डायग्राम में फॉस्फोराइलेशन ऑफ एडीपी ऑफ मायोसिन हेड एंड फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बना, वो पुनः एडीपी के साथ मिलकर एटीपी का निर्माण हो गया। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी whereby repolarization occurs and negativity is attained। repolarization का मतलब ये है कि पोलराइजेशन या जो डीपोलराइजेशन की जो वेव है वो चली गई है, और जो पीएम है या जो ये मायोसिन है एक्टिन है ये पुनः अपनी पूर्व की स्थिति में आ गई है, तो वो रिपोलराइजेशन। It leads to electrostatic repulsion from neighboring negativity of ATPase। अब ये पुनः है, आप देखिए कि पुनः अपनी पूर्व की स्थिति में क्यों आएगा ये, अर्थात दूसरा जो क्रॉस ब्रिजेज है वो क्यों बनेगा, उसका कारण ये है कि इस क्रॉस ब्रिजेज के ऊपर एटीपीएज के कारण नेगेटिव चार्ज है, एटीपी बनने के कारण वो नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों नेगेटिव चार्ज जो है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अब यहाँ पर समझिए दोबारा, फॉस्फोराइलेशन ऑफ एडीपी ऑफ मायोसिन हेड एंड फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। ये एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर पुनः एटीपी का निर्माण कर देते हैं। एटीपी के निर्माण के बाद आप देखिए वेयरबाई रिपोलराइजेशन अकर्स, पुनः पूर्व की स्थिति आ जाती है एंड नेगेटिविटी इज अटेन्ड, पुनः नेगेटिविटी स्थापित हो जाती है, जिसकी वजह से रिपल्सन होता है। आप इसमें डायग्राम 6 में देखिए कि एक्टिन मॉलिक्यूल, मायोसिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट, आप देखिए ये रिपल्सन पुनः दोबारा खड़ी हुई अवस्था में, सीधी अवस्था में क्यों हुआ? कारण ये दोनों नेगेटिव चार्ज, इन कारणों से ये अपने पूर्व की स्थिति में आ गई। इसमें देखिए एक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक आउटलेट फ्लिप्स बैक इज रेडी फॉर नेक्स्ट साइकिल। तो इस डायग्राम में देखिए नेक्स्ट जो केमिकल बॉन्ड बनेगा उसके लिए ये मायोसिन जो हेड है वो तैयार है। इसके शीर्ष के ऊपर एटीपी, ये एटीपी है नेगेटिव चार्ज से, बेस पर एटीपी एज है नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ये खड़ी अवस्था में, सीधी अवस्था में है। अब दोबारा जब कैल्शियम आयन आएगा तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो रासायनिक बॉन्ड बनेगा
वो स्थान पहले बने रासायनिक बॉन्ड से अलग होगा, दूसरे स्थान पर बनेगा। तो इस तरह से लगातार ये प्रोसेस चलती रहती है और लगातार इस एक्टिन फिलामेंट को नीचे और एम लाइन की ओर, मीडियन लाइन या एच जोन की ओर लगातार खींचा जाता है, जिससे एक्टिन फिलामेंट जेड लाइन से, दोनों जेड लाइन के जो जुड़े हुए हैं जो फिलामेंट, थी फिलामेंट एक्टिन फिलामेंट, वो एच जोन की ओर खींचेंगे, स्ट्रेच होंगे, खींचेंगे वो। तो इस वजह से क्या होगा कि एच जोन जो हेंसिंग जोन है उसकी लंबाई धीरे धीरे कम हो जाती है। कई बार तो एक्टिन फिलामेंट एम लाइन तक आ जाते हैं और कई बार एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं। ये स्थिति कब उत्पन्न होती है? जब किसी पर्टिकुलर मसल्स को बहुत अधिक कॉन्ट्रैक्ट होना होता है और रिलैक्स होना होता है। उस स्थिति में एक्टिन फिलामेंट एक दूसरे के ऊपर ओवरक्रॉस या स्लाइड भी करने लगते हैं। अब सेवंथ स्टेज जो है उसमें देखिए ओल्ड स्टेज 2। इसके बाद ये अवस्था कौन सी आएगी? ये अवस्था आएगी। सिक्स्थ स्टेज के बाद ये अवस्था आएगी, रिपीटिशन सेवरल टाइम्स। ये जो प्रोसेस है पूरी लगातार रिपीटेड होगी। कब तक? जब तक कि कैल्शियम आयन वहां पर उपलब्ध है। जैसे ही मूवमेंट या लोकोमोशन पूरा हो गया, मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन की जरूरत नहीं है, तो क्या होगा? कैल्शियम आयन वापिस एसआर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके अंदर वापस एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा अंदर ले लिए जाते हैं। इस तरह से ये मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये पीजी के जो स्टूडेंट हैं एमएससी प्रीवियस के, उसमें 4th पेपर है जनरल फिजियोलॉजी, तो उसमें भी है, उनके लिए भी बहुत ही यूजफुल है। थैंक्स।